हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक रहेगा हमारा कार्बन, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एक छोटे से स्पेस में बना सकें और आने वाले जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने वाले हैं उनमें वो टॉपिक्स या वो जो स्टाइल है नोट बनाने का वो हमें मदद करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपसे कहा, कि ये रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बन। ओके, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ लिखूँगा नोट्स के तौर पे, बिकॉज हमें ये एक्स्ट्रा लिखना है नोट्स के साथ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स, ऐसा कुछ करके लिख दें। अगर कोई इन पॉइंट्सों में वो आएगा, अगर कार्बन में के बारे में हम जब बताएंगे तो जो भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे हम यहाँ नोट करेंगे, वो एक्स्ट्रा होगा, जबकि हमारा मेन टॉपिक कार्बन है। तो आप इस तरह से, जैसे कार्बन के बारे में हम जानते हैं, पहला तो है कि ये एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। तो हम इसको लिखें, ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है ये। तो ये तो एक सीधा सा पॉइंट हो गया, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये नॉन मेटेलिक होता क्या है। अगर आपको ये पूछा जाए, एक तो मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, या मेटल्स या नॉन मेटल्स, तो मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रिलेटेड पॉइंट हो गया एक्चुअली। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें सीख रहे हैं, बट हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा कार्बन ही रहेगा। तो जैसे मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, इनमें क्या डिफरेंस होता है? अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये इसमें बताऊंगा कि जैसे नॉन मेटल के हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का अगर हम फिजिकल इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ए बी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ बी वाले पॉइंट की, इसमें हम इसको कहते हैं कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। पहला पॉइंट होता है ना, ये फिजिकल, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये बैड कंडक्टर होता है। ओके, और दूसरा ये नॉन लस्ट्रस होता है, नॉन लस्ट्रस होता है, LUSTROUS। इस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको। अगर नॉन लस्ट्रस होता है लेकिन एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के नॉन लस्ट्रस होता है। और इतना डिटेल में अब अगर हम जाएंगे तो मेन टॉपिक से हम थोड़ा सा डिविएट हो जाएंगे। तो मैं बेसिक मेन पॉइंट बता देता हूँ जो हमें थोड़ा सा हेल्पफुल होंगे कि हाँ ये नॉन मेटल्स क्या होता है। अगर हम केमिकली देखें, और ये एक ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल का मतलब होता है कि इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रिटल का मतलब कि ये स्मॉल पीसेस में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम केमिकली देखें तो नॉन मेटल्स हमें एसिडिक
ऑक्साइड देते हैं जब वो वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं। क्या देते हैं? जब नॉन मेटल अगर हम वाटर में इनको डिजोल्व करेंगे तो क्या देंगे? एसिडिक ऑक्साइड। जबकि जो मेटल्स हैं अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व करेंगे वो बेसिक ऑक्साइड देंगे। तो केमिकली तो एक ये डिफरेंस हुआ। और सभी नॉन मेटलिक जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि एक्सेप्ट कार्बन, सबसे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के। तो नॉन मेटल्स के बारे में आपको पता चला। मेटल्स इसका अपोजिट, जैसे ये गुड कंडक्टर होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब ये है कि उनमें साइन होता है, चमक होती है। और ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब ये होता है कि अगर हम इनको पीटें, यानी कि इसको हैमर के थ्रू हम इस पीटें तो थिन शीट्स में मेटल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, ये मेलिएबल हो गया। और ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये हुआ कि हम इनसे कोई पीस ऑफ मेटल है उसको हम खींच के एक छोटा सा वायर के फॉर्म में बहुत लेंथी बना सकते हैं। ये डक्टाइल प्रॉपर्टी है इसकी। और ये हार्ड भी होते हैं। ओके, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी अभी इसके साथ है कि वाटर में डिजोल्व किया जाए तो ये एसिडिक नहीं, ये बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं। या फिर मेटल्स को अगर एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। और ये हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वाटर के साथ डिजोल्व किए जाते हैं, अच्छे मात्रा में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर ये बेसिस के साथ अगर ये रिएक्ट करें तो हमें सॉल्ट देते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन हो तो ये मेटलिक ऑक्साइड देते हैं। तो ये ऑल सभी प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं। तो यहाँ पर हम उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा में टॉपिक हमारा यही रहेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस छोटे से एक पॉइंट में हमने ये सीखा कि मेटल्स नॉन मेटल के बारे में। अगर हमने पहला पॉइंट हमारा बहुत क्लियर है, नॉन मेटलिक एलिमेंट है। और अगर हमसे कोई पूछे नॉन मेटलिक एलिमेंट क्या होता है तो वी नो दैट कि नॉन मेटलिक एलिमेंट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इसका सिंबल होता है सी। ओके, और इसका एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। और एटॉमिक मास, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। तो कंबाइनली अगर हम देखें तो इन 3 पॉइंटों को हम ऐसा लिख सकते हैं C6 12। ये एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर। अब हमें एटॉमिक मास और नंबर को डिफाइन करना है। एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो ये इसका है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हमें शॉर्टकट में लिखना था कि हमें याद रहे और लेंथ ही नहीं लिखना है। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अब ये प्रॉपर्टी हो सकता है बहुत लोगों की समझ में ना आए, तो मैं इसको या तो ये तो पहला पॉइंट से रिलेटेड है। अब मैं इसको दूसरा पॉइंट से रिलेटेड, तो मैं एक बैकग्राउंड बना देता हूँ इसका कि ये आउटर सेल क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं इसमें, इसका एटॉमिक नंबर को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है, ये सब कुछ। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है
कि अगर हम किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो एटम का स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं। ओके, ये थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, किसी का अगर एक क्लियर नहीं है तो क्योंकि इस पॉइंट के साथ उसको हेल्प मिल जाएगी कि वो ये पॉइंट भी क्लियर करें। तो ये जो रीजन है, ये वाला मिड वाला रीजन, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, राइट। और जो बाहर का जो ऑर्बिट है, इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो कौन डिफाइन करता है, एक फॉर्मूला, यानी कि मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो कौन डिफाइन करता है, एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 2n²। 2n², यहाँ पर जो n है वो है ऑर्बिट नंबर। क्या है, ऑर्बिट नंबर। जैसे हमने ये कहा कि एटॉमिक नंबर जो कार्बन में होते हैं 6 होते हैं, राइट। अब वो कैसे इसके अंदर कॉन्फ़िगर रहते हैं या उनका अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसे होता है, तो इसी फॉर्मूले से होता है। तो मैंने ये कहा कि n क्या है, उस ऑर्बिट का नंबर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले में रख के तो आंसर आया 2। तो इसका मतलब इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब मैं एक और ड्रॉ करता हूँ बिकॉज 2 और बचे ना। ये बाहरी वाले में फिर 4 होंगे, 1 2 3। ये थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, वो इक्वल स्पेस होना चाहिए। ये मैं सिर्फ मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा जो फिगर है इतना प्रिसीजन नहीं है, उसमें इतनी शुद्धता नहीं है। तो इग्नोर दिस थिंग, केवल उस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट ऑर्बिट को लें तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट्स नंबर, कि वो कौन से नंबर पे है, वो दूसरे नंबर पे है। तो 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो 4 × 2 = 8, बट 8 तो है ही नहीं हमारे पास। अगर दूसरे में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन कार्बन की बात करें तो हमारे पास 4 बचते हैं। तो 4 आउटर ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उन्हीं को हम कहते हैं कि वही जो ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट, बिकॉज इसके आगे कोई भी ऑर्बिट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल की कैसे होते हैं। और जहाँ तक आपने वर्ड का सेल इन ऑर्बिट का नाम होता है KLMN, इस तरह से। ओके, जैसे सबसे पहला ऑर्बिट के सेल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट L, फिर नेक्स्ट M, फिर नेक्स्ट N, इस तरह से। तो K और L, इसके 2 ही सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ओके, और इसकी वैलेंसी जो होती है वो भी 4 होगी। वैलेंसी H4, इसकी वैलेंसी 4 है। वाई, ऐसा क्यों, वैलेंसी क्या होती है, तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। वैलेंसी का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उनको हम वैलेंसी कहते हैं, राइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost cell of S है of an atom। एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंसी कहेंगे, और इसकी वैलेंसी 4 है। और वी हैव सीन इट कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नेक्स्ट, और हमने अभी ये पढ़ा कि इसमें 2 सेल्स होते हैं, 2 सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोवलेंट बॉन्ड को ये फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड्स। इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब ऐसा ये क्यों करता है, देखो, कभी भी अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके कोई थर्ड एटम बनाना चाहता है, या थर्ड एटम की बात नहीं कहीं, कोई और स्ट्रक्चर बनाना चाहता है,
और हमेशा ये बनता ही है नेचर में। तो उसके पीछे का जो जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है कि हमेशा एटम ऑक्टेट पोजीशन को अचीव करने के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित करता है कि भाई हमारा जो है ऑक्टेट पोजीशन अचीव होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ओके, तो हर एटम के अंदर के बाहरी ऑर्बिट में अगर कुछ कोई भी वैलेंसी हो, अगर वो 8 ना हो तो वो करना चाहेगा कि उसकी जो उस ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 8 होना चाहिए। वो रिएक्ट करेगा दूसरे मेटल से या दूसरे मेटल के किसी एटम से और वो एक ऑक्टेट पोजीशन अचीव करना चाहेगा। लेकिन वो होता कैसे है, वो किस तरह का अलाइनमेंट होता है, तो वो हम इसमें थोड़ा सा जानकारी इसमें लेंगे ताकि हमें पता चले कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। जैसे कार्बन के बारे में हमने देखा, ये हम लिख देते हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अगर मैं यहाँ लिखता फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट मान लेता, इसको सेकंड मानता, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, तो एट्थ पॉइंट का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है। तो एट्थ पॉइंट का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट पोजीशन का मतलब ये है कि अगर कोई एटम है उसमें उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स से मान लिया जाए, तो ऑक्टेट पोजीशन के लिए उसको 5 चाहिए, तो उसको ज़्यादा चाहिए। तो इस केस में अब वो खींच तो नहीं पाएगा ज़्यादा, तो अपने आप को समर्पित कर देगा, 3 शेयर कर देगा। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। बट अगर उस एटम में 4 हो जाएं, क्योंकि ऑक्टेट पोजीशन को अचीव करने के लिए 8 चाहिए, तो 4 ही उसको चाहिए, तो ना तो वो जाएगा ना वो देगा, बिकॉज वो एक बैलेंस है। तो वो इक्वल नंबर सिर्फ शेयर करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो किसी और एटम से शेयर करेगा। तो ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। उसका 8 पॉइंट का ये एग्जाम हुआ है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कैसे होता है। और नेक्स्ट है कि इट इज़ टेट्रावैलेंट। इट इज़ टेट्रा, TETRA VALENT। टेट्रावैलेंट, टेट्रा का मतलब होता है नंबर, टेट्रा का मतलब 4, वो नंबर 4 है। और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। दोनों का, इन दोनों पॉइंट का मतलब लगभग एक है, बट ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट। और कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट, ओके, एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेज, ये भी लिख सकते हैं हम, एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, अब मैं आपको एक हिंट दूं इसका आंसर कि ये फ्री स्टेट में क्यों होता है, कंबाइंड स्टेट में क्यों होता है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। बट मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे मैंने इसमें बताया था, कोई एलिमेंट का जो एटम है वो रिएक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको 5 चाहिए ऑक्टेट पोजीशन के लिए, तो ये अपने आप को समर्पित कर देगा, बिकॉज इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, कम इलेक्ट्रॉन्स ये चाहेगा कि मैं तुरंत किसी से को दे के उसके साथ वो ऑक्टेट पोजीशन बना दे, यानी कि इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो यही इंफॉर्मेशन को हिंट मान के आप इस नेक्स्ट पॉइंट को, यानी कि 9 पॉइंट है आई थिंक, इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो कार्बन के बारे में आई थिंक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड जो एलोट्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते होंगे एलोट्रॉप क्या होते हैं, तो मैं इस एलोट्रॉप को भी अगर आप इसको
जानते हैं एलोट्रॉप क्या होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये इस तरह का स्टाइल, ये है तो बहुत छोटा टॉपिक बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पसंद आया होगा और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आई होप सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।